Hello friends, good morning. Here I am अंजलि आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर एम में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस, पेडागोगी का क्वेश्चंस जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज हम उनके 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में है जो पाठ्यचर्या वो किसकी ओर संकेत करती है। ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षा पहला शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के रूप में, यानी उसके रूप में नहीं, सिर्फ अकेले दिया हुआ है, यानी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, जबकि पाठ्यचर्या में संपूर्ण कार्यक्रम आता है। सेकेंड है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। थर्ड देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया, नहीं, सिर्फ मूल्यांकन प्रक्रिया पाठ्यचर्या का भाग नहीं होता है। डी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, यानी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री की यहाँ सिर्फ पाठ्यचर्या है, नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यानी विद्यालय का सारा संपूर्ण कार्यक्रम उसके अंतर्गत पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। सेकेंड चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। बच्चों ये 1 to 5 का है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों के लिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, यानी जो शिक्षण की खेल पद्धति है वो किस पर आधारित है? चलिए देखते हैं। पहला क्या है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। डी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। हाँ दोस्तों, ये सी ये जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। आप देख सकते हैं ये सीटेट 2011 में पूछा जा चुका है। थर्ड, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए, यानी आकलन जब हम करते हैं विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए, यानी आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? पहला है अलग अलग विद्यार्थियों से तुलना करना, यानी एक दूसरे विद्यार्थी से तुलना करना नहीं दोस्तों, ये तो बहुत गलत है। बी विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, यानी पूछ रहा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक है, यानी वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को ये हमें नहीं बताना चाहिए अथवा उनका मनोबल टूट जाता है। फोर्थ है डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अब प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो उनमें कौन सा होने का संकेत नहीं है? पहला सृजनात्मक विचार तो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। बी है दूसरों के साथ झगड़ना। सी है अभिव्यक्ति में नवीनता और डी है जिज्ञासा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दूसरों के साथ झगड़ना, यह प्रतिभाशाली बच्चों के लक्षण नहीं है। 5 कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय, ऑप्शन क्या है? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। नहीं, ये तो सही नहीं है। आगे चलिए देखते हैं। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। डी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी अगर कोई भी बच्चा है उसको अपने घर से ज़्यादा स्कूल में
उसके जो वो बोलता है, जो विचार प्रकट करता है, उसकी मान्यता अगर मिलती है तो वो स्कूल में ज़्यादा बात करता है। 6 एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? यानी एक शिक्षक को कैसे अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को, यानी हमारे विद्यार्थियों में क्या चीज़ है, उनके एबिलिटी को यानी क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। वो कैसे सीख सकते हैं? तो क्या होगा? फर्स्ट शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीटेट 2011। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर है और आप एक शिक्षक हैं तो उसके तौर पर आपको किसे सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, बी धैर्य और दृढ़ता, सी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो विभिन्न जगहों से आते हैं और उनमें और सीखने की योग्यता भी विभिन्न प्रकार की होती है। यानी व्यक्तिक विभिन्नता आप पढ़े है ना, तो व्यक्तिक विभिन्नता के अनुसार सारे बच्चों को हमें पढ़ाना होगा और सबसे पहली बात शिक्षक को धैर्य और दृढ़ता के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। 8 वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्राप्त करता है। यानी वो अवस्था कौन सा है? जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं का या और वह घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 9 एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों की पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ये भी 2011 में आ चुका है। तो अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर आप एक शिक्षक हैं और एक अभिभावक भी हैं तो उसके तौर पर आप क्या कीजिएगा? तो अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। यानी अगर कोई शिक्षक अपने क्लास में लोकतांत्रिक तरीके से बच्चों को कहीं पे भी बैठने को बोलता है या कहीं पे भी बैठाता है तो आपको उस शिक्षक पे भरोसा रखना चाहिए। यानी अभिभावकों को शिक्षक पर भरोसा रखना चाहिए और अगर कोई समस्या है तो शिक्षकों से बात करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों के बौद्धिक विकास का 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। यानी जो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्था कौन दिए थे दोस्तों? बताना। तो राइट आंसर का हो जाएगा पियाजे सीटेट 2011 में ये आ चुका है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किनके द्वारा की गई है? तो पियाजे के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपनी समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये भी कौन बोले थे? पियाजे बोले थे। तो किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए किशोरा अवस्था। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह विचार किससे संबंधित है? विकास जो है वो कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। दोस्तों आपको ये पता है कि जन्म से पहले से यानी गर्भावस्था से स्टार्ट होती है और जब तक से आदमी मरता नहीं है, यानी जितना दिन तक वो जीता है उतना दिन चलते रहता है विकास की प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी निरंतरता का सिद्धांत, यानी निरंतर चलते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है। 13 निम्न में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है?
वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। नहीं नहीं, जो रटना अगर आ गया ना, अगर रटना आ जाता है तो रटना को सबसे पहले काटो। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। यानी अगर कोई बच्चा किसी चीज को जल्दी रट लेता है तो क्या बुद्धिमान है? नहीं, वो बुद्धिमान नहीं। इसके रटने की क्षमता पर हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 14 क्वेश्चन नंबर 14 को में आइए। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। यानी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो उसे आवश्यकता होती है उससे संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट क्या है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये तो बिल्कुल है। संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, ये भी है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये हो सकता है कि ये नहीं है आंसर। डी, सानिध्य संगीत की आवश्यकता, ये तो है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। यानी पियाजे जो 4 अवस्था दिए हैं उनमें से एक अवस्था कौन थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है कब? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में। यानी दोस्तों 7 से 11 वर्ष में बच्चा जो है वो अमूर्त संकल्पनाओं के प्रति तार्किक चिंतन करने लायक हो जाता है। 16 खिलौनों की आयु कहा जाता है। दोस्तों खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था को। ठीक है, शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। यानी 0 से 3 वर्ष जो होता है ना, वो इसे कहा जाता है शैशवावस्था को, खिलौने की आयु, यानी वो खेलता है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से जो है वो कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की आवश्यकता, अनुकरण करने की आवश्यकता, प्रश्न करने की आवश्यकता और खेलने की अवस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है, यानी जो पूर्व बाल्यावस्था क्या हुआ? 0 से 3 साल के बीच में के आसपास। तो कौन सी ये विशेषता नहीं पाई जाती है? खेलने की अवस्था। एटीन उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? यानी जो उत्तर बाल्यावस्था जो होता है, यानी 6 साल के बाद वाली जो एज होती है, उसमें पूछ रहा है कि भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था कर रहा है, यानी 7 से 11 वर्ष के बीच में। ठीक है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, क्या ये है? नहीं। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी नहीं हो सकता। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी यहाँ पे अनुभव दिया, अभिप्रेरणा भी दिया और अनुभव भी दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। विकास का अर्थ क्या? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। 20 क्वेश्चन नंबर, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी विकास के पहला दिया है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये तो सही है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये तो और सी क्या है? विकास सांस्कृतिक प्रभावों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था
की अपनी विशेषताएं होती हैं। यानी यहाँ पूछ रहा है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि उसका विकास हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे यही आपका सही होगा। 21, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त जो नहीं है वो देखिए, पहला है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये तो सही है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये बच्चों का क्या काम, 7 से 11 साल के बच्चों के लिए ये क्या काम है? तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका यही सही होगा। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभ, देखिए क्या दिया हुआ है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना क्या है? सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। क्या ये सही है? देखिए हो सकता है ये सही है। कुल मिलाकर हानिकारक होता है, ये तो गलत है। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, 10% हो सकता है, ये सही है। डी देखते हैं, लाभकारी या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। यानी लाभकारी या हानिकारक उस पर डिपेंड करता है कि आप किसी बच्चे को कैसे ट्रेनिंग देते हो। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? यानी जब बच्चों को सकारात्मक दंड देने का कौन सा उदाहरण है? तो मित्रों के द्वारा उपहास। हाँ दोस्तों, मित्रों के द्वारा अगर उपहास किया जाता है तो ये सकारात्मक दंड है, बच्चा उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्यार्थियों की विवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो दबाव के साथ किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये गलत है। आप अगर एक शिक्षक हैं तो बतौर शिक्षक आप किसी भी विद्यार्थी को दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये गलत है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत है। 25, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। यानी जब बालक 6 से 10 साल का होता है तो वो कहाँ रुचि लेना प्रारंभ करता है? तो वो विद्यालय में। 26 क्वेश्चन नंबर, और ये देखिए राजस्थान टेट 2011 में आ चुका है। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ दे रहे हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आया हुआ है। 26, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो ये कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यह व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 27, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो यानी ये कहते हैं कुछ लोग कि जब किसी भी, आपको भी है, अगर गुस्सा आता है तो कोई पढ़ने चला जाता है, कोई काम करने चला जाता है, जबकि पहले से तो वैसे ही बच्चा है कि वो अगर उसे गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चला जाता है और तब तक खेलता रहता है जब तक कि वो पहले से बेटर नहीं करता। तो ये कौन सी क्रिया होती है? तो ये विस्थापन की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये विस्थापन की क्रिया होगी। 28, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों के में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। अगर हम विभिन्न समायोजन क्यों करते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को क्यों ढालते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। 29 क्वेश्चन नंबर, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो अध्यापक की भूमिका में विद्यालयी वातावरण। हाँ दोस्तों, ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर करता है कि अध्यापक का स्वभाव कैसा है, अध्यापक उसके साथ कैसा बिहेव करता है और विद्यालय का वातावरण कैसा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक की भूमिका में विद्यालयी वातावरण। क्वेश्चन नंबर 30, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है।
बी, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ये दे रहा है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से अपना सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद।